हेलो दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक नई कहानी जिसका नाम है पतंग वाला। तो आइए सुनते हैं। गली रामनाथ में एक ही पेड़ था। वह बरगद का पेड़ पुरानी मस्जिद की टूटी दीवार के बीच से निकला हुआ था। अली की पतंग उसकी टहनियों में फंस गई थी। फटी कमीज पहने छोटा सा अली नंगे पैरों से गली में लगे पत्थरों को पार करता हुआ अपने दादा के पास पहुंचा। उसका दादा अपने घर के आंगन में धूप सेक रहा था और ऊँघ रहा था। दादा जान, लड़के ने पुकारा, मेरी पतंग गई। बूढ़ा दादा अपने स्वप्न से झटके से जगा। उसने अपना सिर ऊपर उठाया। उसकी बहुत बड़ी दाढ़ी, जो कि बुर्राक सफ़ेद होनी चाहिए थी, लाल दिख रही थी, मेहंदी में रंगे होने की वजह से। क्या मांझा टूट गया? बूढ़े ने पूछा। पहले जैसी डोर अब कहाँ मिलती है? नहीं नहीं दादा जान, मेरी पतंग तो बरगद के पेड़ पे फंस गई। बुढ़ा जोर से हंसा। तुम्हें ठीक से पतंग उड़ाना सीखना है अभी मेरे बच्चे। मुश्किल तो यह है कि मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, तुम्हें नहीं सिखा सकता, पर तुम्हें एक नई पतंग जरूर दूंगा। उसने उसी समय पतले कागज और रेशम की एक नई पतंग बनाकर धूप में सूखने के लिए रखी। गुलाबी रंग की हरी पुछल्ले वाली पतंग बूढ़े ने वह पतंग अली को दे दी और अली ने अपने नन्हे पंजों के बल उचककर दादा का पोपला मुंह चूम लिया। इस पतंग को नहीं खाऊंगा, उसने कहा। चिड़िया जैसी उड़ेगी यह पतंग, और अपनी एड़ियों पर घूमकर कूदता हुआ आंगन से बाहर निकल गया। बूढ़ा धूप में बैठा सपने देख रहा था। उसकी पतंगों की दुकान कब की खत्म हो चुकी थी। एक कबाड़ी ने वह जगह खरीद ली थी। अपना दिल बहलाने के लिए वह अभी भी पतंगे बनाता था, जिससे उसके पोते का भी फायदा होता था। बहुत कम लोग अब पतंग खरीदते थे। बड़े तो उन्हें मामूली चीज़ मानते थे और बच्चे पैसा पाने पर सिनेमा देखने चले जाते थे। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि पतंग उड़ाने के लिए कोई खुली जगह ही नहीं थी। जो खुला घास का मैदान पुराने किले से लेकर नदी के किनारे तक फैला हुआ था, उस सारे मैदान को अब शहर निगल गया था। बूढ़ा यही सोचता रहा। बूढ़े को वह पुराना जमाना याद आ गया, जब बड़े बड़े लोग पतंग उड़ाते थे। पतंगे आसमान में तेजी से घूमती थी और झपट्टा मारती थी, एक दूसरे के धागे में फंसकर खींचती जाती थी, जब तक कि एक पतंग कट नहीं जाती। फिर भी वह हारी हुई कटी पतंग अपने धागे से मुक्ति पाकर नीले आसमान में पता नहीं जाने कहाँ चली जाती थी। बाजियां लगती थी और पैसे हाथ बदलते थे। उस समय पतंगबाजी शाही शौक था। बूढ़े ने याद किया कि कैसे नवाब साहब खुद नदी किनारे अपने दरबार के साथ आते थे और इस राजसी शौक में समय बिताते थे। तब लोगों के पास समय था, जो कि वह एक नाचते हुए दिल को खुश करने वाले कागज के टुकड़े के साथ मौज मस्ती में बिता सकते थे, चाहे घंटा भर ही क्यों ना हो। आजकल लोग दौड़ते ही रहते हैं उम्मीदों की गर्मी के लिए। किसी के पास समय नहीं है। नाजुक चीज़ें जैसे पतंग उड़ाना या आंखें बंद कर सुनहरे सपने देखना पैरों तले रौंद दी जाती है। जब वह जवान था तो महमूद पतंग बनाने वाले के नाम से सारे शहर में जाना जाता था, और उसकी कुछ विशेष सजावट वाली पतंगें उन दिनों में 3 या 4 रुपए तक बिक जाती थी। एक बार नवाब साहब के कहने पर उसने एक बहुत ही खास किस्म की पतंग बनाई थी, जैसी किसी ने कभी उस जिले में देखी ही नहीं थी। उसमें एक कतार में लगे छोटे छोटे कागज के गोलाकार टुकड़े एक हल्के बांस के फ्रेम में जड़े हुए थे। हर गोले के दोनों तरफ एक एक घास का गुच्छा लगा दिया गया था, जिससे संतुलन बना रहे। सबसे ऊपर वाला कागज का गोला एक तरफ को फूला हुआ था। उसके ऊपर एक अजीब सा चेहरा बना दिया गया था, जिसमें आंखों की जगह 2 छोटे गोल शीशे जड़े थे। गोले सिर से पूंछ तक आकार में घटते जाते थे और कुछ लहराते से रहते थे, और पतंग ऐसी लगती थी मानो कोई सांप सड़क पर रेंग रहा हो। इस बोझिल सी बनावट को जमीन से ऊपर उठाना बड़ी कला का काम था। सिर्फ महमूद ही उसे हवा में उड़ा सकता था।
सभी ने महमूद की बनाई ड्रैगन पतंग के बारे में सुन लिया था और कहने लगे कि पतंग तिलिस्मी है। जब जनाब साहब के सामने उड़ाने के लिए वह पतंग पेश की गई तब अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई थी। पहली कोशिश फिजूल गई, पतंग जमीन से उठी ही नहीं। बस कागज के गोलों से एक रुआसी व शिकायत भरी सरसराहट की हिलने से पतंग की आंखें, जो कि शीशों की बनी थी, सूरज की रोशनी में चमक उठी और पतंग एक जानदार चीज से लगने लगी। फिर सही दिशा में हवा आई और ड्रैगन काइट आसमान में उड़ गई। इधर उधर झटपटाते हुए वह ऊपर उठने लगी, ऊंची और ऊंची। सूरज की रोशनी में शीशे लगी आंखें शैतानी से चमकने लगी। जब यह बहुत ही ऊपर उठ गई तो हाथ में पकड़ी रस्सी पर जोरों का झटका लगने लगा। महमूद के लड़कों ने चरखी को संभाला। पतंग जोर मारती रही। वह टूटकर निकलना चाहती थी, आज़ादी चाहती थी, अपने मन की मौज के अनुसार जीना चाहती थी। और आखिरकार ऐसा ही हुआ। रस्सी टूट गई, पतंग सूरज की तरफ लपकी और आसमान की ओर शान से जाने लगी और फिर आंखों से ओझल हो गई। वह पतंग फिर कभी मिली ही नहीं और महमूद ने सोचा कि उसने पतंग में जीवन भर दिया था। वह बिल्कुल जीती जागती चीज़ हो गई थी। उसने दोबारा वैसी पतंग नहीं बनाई। उसने नवाब साहब को एक गाने वाली पतंग बना कर दी। जब वह हवा में उड़ती थी तो वायलिन बजने की सी आवाज़ आती थी। वे आराम भरे खुले दिल के थे। अब नवाब को कुछ साल पहले मर चुके थे और उनके वारिस काफ़ी गरीब थे, करीब करीब महमूद जैसे। किसी ज़माने में पतंग बनाने वालों को आश्रम देने वाले लोग होते थे, जैसे कवियों को लोग सहारा देते हैं। पर अब महमूद को गली में कोई जानता ही नहीं था। गली में अब इतने लोग रहने लगे थे कि उन्हें पड़ोसियों के मिजाज पुरसी का समय ही ना था। जब महमूद छोटा था और बीमार पड़ता था तो सारा पड़ोस आकर उसकी तबीयत पूछता था। अब जब उसके दिन पूरे होने को आए हैं, कोई मिलने भी नहीं आता। सच तो यह भी था कि पुराने दोस्त सब मर चुके थे और उसके लड़के उम्रदार हो चुके थे। एक तो पास के गैराज में काम कर रहा था, दूसरा पाकिस्तान में था। बंटवारे के समय से ही वह वहीं था और फिर वापस यहाँ रिश्तेदारी में नहीं आ सका। जो बच्चे 10 साल पहले उससे पतंग ले जाते थे वे खुद अब जवान हो गए थे और अब मुश्किल से अपनी रोजी रोटी कमाते थे। उनके पास एक बूढ़े आदमी और उसकी याददाश्तों के लिए समय ही नहीं था। वे एक तेजी से बदलती और होड़ भरी दुनिया में बड़े हो गए थे। एक बूढ़ा आदमी और एक बूढ़ा बरगद, दोनों ही उनके लिए सिर्फ उपेक्षा के पात्र थे। उन्होंने तय कर लिया था कि दोनों ही हमेशा के लिए इस तरह से जुड़े रहेंगे। पर हल्ला गुल्ला मचाती, माथे से पसीना बहाती आम आदमी की दुनिया जो उनके पास थी, उसका इनसे कोई लेना देना ही नहीं था। अब लोग बरगद के पेड़ तले जमा होकर अपनी समस्याओं और अपनी योजनाओं के बारे में बातें ही नहीं करते थे। सिर्फ गर्मियों में कभी कभी कड़ी धूप से बचने के लिए वहां खड़े हो जाते थे। पर वह छोटा लड़का था, महमूद का पोता। महमूद का बेटा पास ही काम करता था। महमूद उस छोटे लड़के को जाड़ों की धूप में खेलते हुए देखता था और जैसे एक तंदुरुस्त पौधा रोज कुछ नई पत्तियां निकाल कर बढ़ता है, वैसे ही अली भी महमूद की आंखों के सामने बढ़ रहा था। पेड़ों और आदमियों में बहुत कुछ एक जैसा होता है। हम धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं। अगर हमें कोई चोट ना पहुंचाए, भूखा ना रखे या हमें काटे ना। जवानी में हम अपनी शान से देखने वालों की आंखों में चमक ले आते हैं। बुढ़ापे में कुछ झुकने लगते हैं। हम टूटती शाखाएं, थके हाथ पैर धूप में फैलाते हैं और फिर एक लंबी सांस खींचकर अपने आखिरी पत्ते बिखेर देते हैं। महमूद उस पुराने बरगद के पेड़ सा था। उसके हाथ भी छुरियों भरे कुछ टेढ़े मेढ़े हो गए थे, बरगद की जड़ों की तरह। अली तो उस छोटे मिमोसा के पेड़ की तरह था जो कि आंगन के दूसरे कोने में बोया गया था। 2 साल में अली और मिमोसा का पेड़ दोनों ही तरुणाई की ताकत और आत्मविश्वास पा जाएंगे। सड़क की आवाज़ें धीमी होने लगी। महमूद को लगा
शायद उसे नींद आ रही है और वह फिर सपने देखेगा। कभी कभी वह पतंगों के सामने देखता था, एक जैसी पतंग का जो कि हिंदुओं के भगवान विष्णु की सवारी गरुड़ की तरह सुंदर और ताकतवर दिखती होंगी। वह अली के लिए एक बहुत ही गजब की पतंग बनाकर जाना चाहता था। अली के लिए छोड़ने को उसके पास और था ही क्या। अली की आवाज़ दूर पर सुनाई दी। उसे नहीं समझ आया कि अली उसे ही पुकार रहा है। ऐसा लग रहा था कि आवाज़ बहुत ही दूर से आ रही है। अली आंगन के दरवाजे पर खड़ा पूछ रहा था, क्या अम्मी बाजार से लौट आई हैं? महमूद ने कोई जवाब नहीं दिया। अली ने दोबारा पूछा और दादा की तरफ बढ़ा। बूढ़े के सिर पर धूप तिरछी पड़ रही थी और एक छोटी तितली उसकी बड़ी सी दाढ़ी पर बैठी थी। महमूद चुपचाप था। अली ने अपने हाथ उसके कंधे पर रखे, पर महमूद ने कुछ नहीं किया। बस एक आवाज़ सी आई, जैसे अली को जेब में रखे कंचे जब आपस में रगड़ते थे तब आती थी। अली एकदम से घबरा गया और दरवाजे की तरफ वापस गया। सड़क पर दौड़ता हुआ जोर जोर से अपनी माँ को बुलाने लगा। तितली बूढ़े आदमी की दाढ़ी पर से उठकर मिमोसा के पेड़ पर जाकर बैठ गई। हवा का झोंका आया और उसने पेड़ में फंसी पतंग को निकालकर हवा में ऊंचा फेंक दिया। वह फटी पतंग उस कश्मकश से भरे शहर से निकलकर अनजाने नीले आसमान में कहीं चली गई। दोस्तों, आज की कहानी बस इतनी ही। आगे की कहानी कल सुनेंगे। अगली वीडियो में आपको नई